हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं प्रतीक सर आप सभी बच्चों का एडुलक्स रैंक अप क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। बच्चों, बिफोर कि मैं स्टार्ट करूं अपना ये टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इससे पहले बच्चों मैं थोड़ा आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊँगा, ठीक। और मैंने जो है वो IIT दिल्ली से एमटेक कर रखा है और इसके अलावा जो है मुझे 12 साल से जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत वेरियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, बड़े बड़े, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत वेल नोन कमांड अपने ऊपर हासिल करी है सब्जेक्ट पर। तो मैं चाहता हूँ बस ये कि आपको उसका एक बहुत ही यूनिक फ़ायदा मिले, क्योंकि होता क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डर बना है बच्चों के बीच में कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। एक फोबिया है मन में कि यार कैसे हमसे होगी, हम अपने पेपर में कैसे करेंगे, हम किस तरह से जो है कंपटीशन में आने वाले सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं आपका डर बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस आपका ऑर्गेनिक में ऐसा बना दूंगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किसी भी फॉर्म में जाएं, किसी भी फॉर्म में पढ़ें, कहीं भी कोई भी एग्जाम में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पाएँ, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो भी जैसा भी जिस तरह से भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सिस्टमेटिक मैनर में उसे फॉलो करना होगा, ठीक। क्योंकि फॉलो करेंगे तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आप IITian बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर पहुँच के वो ऑब्टेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्यों इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग पढ़ा जाता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होती है, ऐसा क्यों है। दूसरा कि इनका क्या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका किस तरह से डिवीज़न हुआ है, उनको किस तरीके से बांटा गया है एक दूसरे से, ठीक। और इसके बाद नॉमेनक्लेचर। देखिए, नॉमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं, इतनी ज़्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं कि जब तक उनके लिए एक नियम ना दिया जाए कि भाई आप इस नियम से इसका नाम लिखो, इस नियम से इसका नाम लिखो, तब तक आप उसको जो है वो कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, सबको अगर अलग अलग नाम दे दिया जाए तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक तरीका आपको लिखने का पता होना चाहिए कि उन कंपाउंड्स को किस तरह से नेमिंग की जाती है, लिखा जाता है। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी हैं, बिफोर कि मैं आपको इसको एलाबोरेट करूं, इसको स्टार्ट करूं, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी है। एक टर्मिनोलॉजी है ऑर्गेनिक की और एक टर्मिनोलॉजी है इनऑर्गेनिक की। हमें पता होना चाहिए बच्चों कि इनमें डिफरेंस क्या है, और हम इन बेसिक डिफरेंसेस को हमेशा ध्यान रखेंगे जब कभी भी मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और उसमें कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज़ पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको ये बेसिक बात हमेशा ध्यान रखनी है मेरी। ऑर्गेनिक वर्ड और इनऑर्गेनिक वर्ड को अगर मैं आपसे बोलूं कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो आपको मैं बताता हूं। जब 1780 में, मैं आपको बताता हूं 1780 में, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कवर किया जा रहा था, तो सबसे पहले एक थ्योरी आई बर्जीलियस की, वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी में क्या बताया उसने बताया कि जो भी कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए जाते हैं, जैसे जिंदा किसी इंसान से, है ना, एनिमल से, प्लांट से, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स आइसोलेट किए जाते हैं, उनको उसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उनको क्या बोला उसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो नेचर में पाए जाने वाले मिनरल रिसोर्सेज से आइसोलेट किए जाते हैं। तो उन्होंने ये डिफरेंस किया कि भाई ऑर्गेनिक का मतलब वो कंपाउंड्स, बर्जीलियस ने जो वाइटल थ्योरी दी उसने ये बताया कि वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं या उनसे आइसोलेट किए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, उनको उसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मतलब उसके हिसाब से आप लैब में केमिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते, सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उसने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया। इतिहास बता रहा हूं थोड़ा आपको।
तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर सकते हो, वो बना नहीं सकते लैब में, तो ये बात किसने काटी सबसे पहले? बच्चों बात को ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किसने काटी इस बात को? सबसे पहले इसको काटा 1856 में। आपने सबसे पहले हमारे 1856 भी क्या, इससे भी पहले साइंटिस्ट थे हमारे, आपने भी नाम सुना होगा उनका, वोलर। क्या नाम था उनका? नाम, इतिहास बता रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, बस केवल आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एक्चुअली। वोलर ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया लैब में। उन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट लिया। क्या लिया बच्चों? अमोनियम साइनेट लिया और इसको हीट कर दिया। हीट किया तो इससे उनको मिल गया यूरिया। क्या मिल गया? यूरिया। और आपको पता है यूरिया सबसे पहला लैब में बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वोलर ने बनाया। तो जब वोलर ने इस तरीके से अमोनियम साइनेट को हीट करके और केमिकली लैब में यूरिया बना दिया, ये NH2CO है मतलब यूरिया, तो भाई ये वाइटल थ्योरी फेल हो गई। जो बर्जीलियस की वाइटल थ्योरी थी वो फेल हो गई। मतलब कि ये बताया बर्जीलियस ने कि आप केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हो, लैब में नहीं बना सकते। ये बात गलत साबित हो गई। नहीं, वोलर ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप लैब में भी बना सकते हो, जैसे उन्होंने यूरिया बना के दिखाया। उसके बाद फिर कोल्बे आए 1845 में। कोल्बे ने जो होता है वो एसिटिक एसिड बना के दिखाया। उसके बाद जो है बर्थिलॉट आए। बर्थिलॉट ने जो है वो मीथेन बना के दिखाया। तो जब इस तरह से हुआ कि यूरिया बनी, एसिटिक एसिड बना और वो जो होता है आपका मीथेन बना लैब में, तो ये वाइटल थ्योरी फेल हो गई। और वाइटल थ्योरी फेल हो गई, इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन कर सकते हो, प्लांट से भी आइसोलेट कर सकते हो, एनिमल से भी आइसोलेट कर सकते हो, और साथ साथ लैब में भी बना सकते हो। लेकिन अभी भी ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि मैंने यहाँ इनऑर्गेनिक वर्ड क्यों लिखा है। इसके आगे देखिए इनऑर्गेनिक लगा हुआ है, यहाँ पर ऑर्गेनिक है। तो बेसिक जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस वाइटल थ्योरी में बर्जीलियस ने सबसे पहले दिया 1780 में। उन्होंने बताया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाए, और इनऑर्गेनिक का मतलब वो जो कि मिनरल रिसोर्सेज से आइसोलेट किया जाए या ऑब्टेन किया जाए। अब मैं आपको बताऊं ना, ये तो इतिहास है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो सबसे बड़ी खासियत थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने की, वो आई कब समझ में आया? वो कब आई? वो तब आई जब एक बड़ा कमाल हुआ। आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट का नाम सुना होगा। भाई कार्बोनेट आयन सुना होगा आपने और कार्बन डाइऑक्साइड सुना होगा आपने। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जिन कंपाउंड्स में कार्बन पाया जाता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन के साथ सल्फर भी हो सकता है, कार्बन के साथ क्लोरीन भी हो सकता है, कार्बन के साथ ब्रोमीन भी हो सकता है, कार्बन के साथ आयोडीन भी हो सकता है। तो ये बोला जाता है कि कार्बन के साथ कोई भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। कार्बन भी हो सकता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, दूसरे हेटेरोएटम्स भी हो सकते हैं, दूसरे एटम्स भी हो सकते हैं। तो कार्बन के कोई भी कंपाउंड्स हैं तो उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप कहते हैं कि वो जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ये बात कि कार्बन के हर कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ये बात गलत है। और ये बात गलत कैसे हुई? जब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट के बारे में स्टडी किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बोनेट में कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो वैसे तो इसको किस में होना चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होना चाहिए, मतलब कि हर कार्बन का कंपाउंड ऑर्गेनिक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हर कार्बन का कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। शुरुआत में तो यही था वाइटल थ्योरी के टाइम पे तो ये सब बोला ही नहीं गया कि कार्बन ऑक्सीजन होता है। उन्होंने सिर्फ बोला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक, जो मिनरल रिसोर्सेज से होते हैं वो इनऑर्गेनिक। लेकिन ये बात की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक, कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट या कार्बन का हर कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक नहीं होता। इसको होना चाहिए कहां पे? ऑर्गेनिक में। इसको भी कहां होना चाहिए? ऑर्गेनिक में। लेकिन ये पाया गया कि ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा जाता। ये कहां पढ़ा जाता है? इनऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है। इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ग्रुप में पढ़ा जाता है। कार्बन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ पढ़ा जाता है। तो ऐसा क्यों?
तो एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। वाइटल थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि केमिकल नहीं बना सकते थे, फिर बाद में बनाए गए, बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बेटा, जो मैं आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये मेरा अपना तरीका है बताने का, और हमेशा आप ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ एनर्जी कैलकुलेशंस होते हैं, है ना, एनर्जी कैलकुलेशंस। अब एनर्जी कैलकुलेशंस क्या होते हैं? आप कहोगे सर ये क्या होता है? तो बेटा मैं आपको बताता हूँ। आपने एक चीज़ पढ़नी है आगे, आपको आना भी चाहिए उसके बारे में, और वो है रेजोनेंस। क्या है आपका? रेजोनेंस। तो जो ये कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का, रेजोनेंस का क्या? रेजोनेंस एनर्जी कहिए, रेजोनेंस एनर्जी कहिए इसको। देखिए रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है कि जैसे कंपाउंड के अंदर जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं, ये कंपाउंड के जो भी स्ट्रक्चर है उसमें जितने भी बॉन्ड हैं, वो सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं, जब उनकी एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है, बॉन्ड एनर्जी को, तो उसको बोलते हैं कि दो तरह के फॉर्म में उसकी एनर्जी होती है, एक स्टेबलाइजिंग फॉर्म में और एक डीस्टेबलाइजिंग फॉर्म में। तो स्टेबलाइजिंग फॉर्म में जो उसकी एनर्जी होती है, वो जो उस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करती है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, उसको रेजोनेंस एनर्जी बोला जाए। ठीक, उसको क्या बोला? रेजोनेंस एनर्जी बोला। अब है क्या, एक बेसिक डिफरेंस समझिएगा। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, या कहिए कि जिन कार्बन कंपाउंड्स की, ऐसे कोई भी कंपाउंड ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हो, उनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। लेकिन रेजोनेंस एनर्जी अगर बहुत ज्यादा है तो वो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोले जाते। देखिए मैं आपको ये बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं। एनर्जी कैलकुलेशन के हिसाब से, एनर्जी कैलकुलेशन के हिसाब से रेजोनेंस एनर्जी जब किसी मॉलिक्यूल की कैलकुलेट की जाती है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट की जाती है, तो अगर, यहां लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ देयर इज कार्बन कंपाउंड, इफ देयर इज कार्बन कंपाउंड, अगर कोई कार्बन का कंपाउंड है, इफ देयर इज कार्बन कंपाउंड विद लेस और फिक्स्ड, लेस और कैलकुलेटेड लिख लीजिएगा, लेस और कैलकुलेटेड रेजोनेंस एनर्जी, तो उसको कहां पढ़ा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। देन दैट विल बी ऑर्गेनिक। मैं आपको भी मतलब समझाता हूं इसका। देन दैट विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बड़ी खास बात है, आपको बहुत कम जगहों पे ये बात मिलेगी, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बेसिक्स जान रहे हैं, तो ये बात आपको आनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि उसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा है, इफ आपसे कोई पूछे कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी का मतलब जो एनर्जी स्टेबलाइज करती है मॉलिक्यूल को। इफ देयर इज कार्बन कंपाउंड, अगर कोई कार्बन कंपाउंड है विद हाई एंड वेरिएबल, विद हाई एंड नॉन कैलकुलेटिव कर दीजिए, विद हाई एंड नॉन कैलकुलेटिव, जिसको कैलकुलेट ना किया जा सके, या कह सकती है जिसको बार बार जो है मेजर ना किया जा सके, विद हाई एंड नॉन कैलकुलेटिव रेजोनेंस एनर्जी। ये बहुत खास बात बता रहा हूं बेटा, बहुत खास बात। रेजोनेंस एनर्जी, then that will be studied in inorganic compound। ठीक, तो वो कैसा होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये बिल्कुल लेटेस्ट बात बता रहा हूं आपको, ये अभी की बात बता रहा हूं। मतलब कि शुरुआत में ऐसा नहीं डिफरेंशिएशन था कि ऑर्गेनिक कौन है, इनऑर्गेनिक कौन है। शुरुआत में तो बस यही बोला गया कि भैया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि मिनरल से है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ये आपको बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कार्बन, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप उसको बोलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बन कंपाउंड्स, बट दोज कार्बन कंपाउंड्स
विच आर हैविंग व्हाट, रेजोनेंस एनर्जी का मतलब स्टेबलाइजेशन एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है अगर आपसे कोई पूछे तो उसको बोलिए कि वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करती है उसको स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोलते हैं, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक, तो अगर किसी कार्बन कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी कम है और उसको कैलकुलेट किया जा सकता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर कार्बन का कोई कंपाउंड है और उसकी रेजोनेंस एनर्जी, उसकी स्टेबलाइजिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, नॉन कैलकुलेटिव है, तो फिर उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। यानी हर कार्बन का कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होता है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही कार्बन का कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है जो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होती है और कैलकुलेटिव होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता क्योंकि उसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, नॉन कैलकुलेटिव होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर, तो इसलिए उसको हमेशा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा जाता है। तो ये डिफरेंस है कि वो मॉलिक्यूल जिसकी रेजोनेंस एनर्जी, जिसकी स्टेबलाइजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, नॉन कैलकुलेटिव हो, वो हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। जिसके लिए नियम जो हैं वो फिक्स ना हो, बदलते रहते हों, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। लेकिन जिनके लिए नियम फिक्स हो, जिनकी रेजोनेंस एनर्जी फिक्स हो, कैलकुलेटिव हो, उसको हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा जाता है। तो ये इतिहास है बेटा, ये इतिहास है जो आपको आना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है। पहले वाइटल थ्योरी थी कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले कंपाउंड्स को ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, हैं, उसको आप लैब में नहीं बना सकते। वोलर ने फेल कर दिया उस बात को, ठीक है। बर्थीलॉट आए, उन्होंने मीथेन बनाया, फेल कर दिया, ठीक। जो है कोलबेन में जो है एस्टिक एसिड बनाया, फेल कर दिया उस थ्योरी को, तो वो थ्योरी फेल हो गई, ठीक। और बाद में जो एनर्जी कैलकुलेशन आया, जिससे हम स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैलकुलेशन हमने किया, रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेशन किया, उससे हमने एग्जैक्ट डेफिनेशन दी कि हर वो मॉलिक्यूल जिसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी स्टेबलाइजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने की पॉसिबिलिटी होगी, वो हमेशा इनऑर्गेनिक होते हैं। जिनके लिए नियम बदलते रहते हों, जिनके लिए नियम फिक्स हों, दायरे में हों, उनको हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। तो हर वो कार्बन का कंपाउंड जिसकी रेजोनेंस एनर्जी लेस होगी, कैलकुलेटिव होगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल, कार्बन का हर कंपाउंड अगर इसके साथ होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये आपको एक तो बेसिक आइडिया मैंने दिया, इसको समझ लीजिएगा। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इतिहास है बेटा। ये उन लोगों की मेहनत है जो आज हमारे बीच में ज़रूर नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें एक आइडिया दे दिया और उस आइडिया से आज हम पूरी दुनिया चला रहे हैं। अपनी दुनिया इसी से चल रही है, पूरी की पूरी दुनिया इसी पर चल रही है। पूरा डीएनए, आरएनए, मॉलिक्यूल, प्रोटीन, अमीनो एसिड सब यही है, सबका सब कुछ यही है। जो आपको दिख रहा है ना, आपकी बॉडी में जो कुछ है सब यही है, ऑर्गेनिक, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं बेटा, ये तो बात हुई हमारे इतिहास की। इतिहास हमें जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इसका इतिहास क्या है, क्यों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, एक कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट